हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15-12 ही मज़ेदार प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो इस प्रकार आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। जिसमें पहला प्रश्न जैसे कि जिस प्रकार पांजा का रिलेशन बिल्ली से है ठीक उसी प्रकार खूर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है बाबू, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर सीरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, ठीक है बाबू। और भी प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है बाबू, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर जो आकृति है इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना बाबू, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं बाबू। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 2 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 1 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एमटीएस, सीपीयू, एसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एसएससी स्टेनोग्राफर, बीपीएससी टीचर, सीटेट, अग्निवीर, जीडी, पुलिस दरोगा, नेवी, रेलवे, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम्स, आर्मी, एटीसी, ऑल एग्जाम्स। यानी आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है बाबू। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है बाबू, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुना, यहाँ साइड में लिखते हैं, जहाँ ए है ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुना सी का अर्थ माइनस, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, और डी का अर्थ भागा है। जहाँ डी है उसके जगह पर क्या रखना है वो भाग रखना है, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये जो समीकरण दी गई है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 16 है, उसके बाद में डी है तो डी के जगह पर हम रखेंगे भागा 2, उसके बाद बी है बी के जगह पे गुना 9, उसके बाद सी है सी के जगह पे माइनस, उसके बाद है 15, 15 के बाद ए है ए के बदले में प्लस, यहाँ पर क्या है 32। बस इसको सॉल्व कर देंगे। इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व किया जाएगा बाबू। तो बोडमास कहता है सबसे पहले भागा करेंगे तो 16 को 2 से भागा करेंगे तो 8 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 9 ऑलरेडी पहले से दे रखा है, माइनस कितना 15, और प्लस कितना 32, ऐसे ही ठीक है ना। अब हम इसको सबसे पहले गुना की क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 9 कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा 8 गुना 9 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अच्छा -15 है ना, -15, यहाँ पर क्या है प्लस का 32 है ना। चलिए अब बाबू यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर है ना, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, माइनस को एक साथ कर दो, तो प्लस का 72 और प्लस का 32 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा कितना 104 हो जाएगा। 32 और 72 कितना हो जाएगा 104, उसमें से घट जाएगा 15, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 8 9 89, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हुआ कितना हुआ 89, ठीक है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, राजा पिता और रानी के बीच सही बेन आरेख को बताना है। बाबू हम सभी लोग जानते हैं कुछ राजा पिता होते हैं, कुछ राजा पिता होते हैं और कुछ पिता राजा होते हैं, ठीक है। और रानी जो है ये अलग होगी, क्यों, क्योंकि ई हो जाएंगे राजा,
ये हो जाएंगे पिता और रानी इन दोनों से अलग होगी। क्यों? क्योंकि मेरे बाबू सारे राजा पिता नहीं बनते। ये जरूरी थोड़ी भी है कि जितना भी राजा होंगे वो पिता होंगे, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, एक और है कि सारे पिता राजा नहीं होते हैं, इसीलिए बाबू इसका जो सही बेन आरेख बनेगा, कुछ राजा पिता होते हैं और कुछ पिता राजा होते हैं। ठीक है। अच्छा, पिता और रानी के बीच में नो का रिलेशन है और राजा और रानी के बीच में भी नो का रिलेशन, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि कुछ राजा पिता हैं और कुछ पिता राजा हैं और रानी इनसे अलग हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, 72 है, उसके बाद में 69 है, उसके बाद में बाबू 64 है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या है 48 है। ठीक है, इन सभी को बताना है सॉल्व करके। यहाँ पर देखेंगे बाबू 72 से हम 69 कैसे बना सकते हैं। अगर 72 में से हम -3 करें तो 69 बन सकता है, बिल्कुल। 69 से हम 64 कैसे बना सकते हैं, अगर -5 करें तो 69 बन सकता है। अच्छा, हो सकता है जब -3 हुआ है -5 हुआ तो अगली बार जो होगा वो -7 हो, तो 64 में से 7 जैसे ही घटेगा कितना बचेगा बाबू, 57 बचेगा। ठीक है। अच्छा, जब ऐसा बात है तो इस 57 में से कितना घटना चाहिए, 9, क्योंकि 2 का गैप ले रहा है, तो 57 में से 9 घटने के बाद 48 आ जाता है, बिल्कुल आ जा रहा है। 57 में से 9 घटाते ही 48 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ई वाला जो प्रश्न का राइट आंसर है 57, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या था, पहले -3, फिर -5, फिर -7, फिर -9 था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है बाबू, एनालॉजी का, यानी कि जिस प्रकार 30 का रिलेशन 16 से है, ठीक उसी प्रकार 24 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताना है। सबसे पहले यहाँ पर 30 से हम 16 कैसे बना सकते हैं, 30 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें 24 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। चलिए बाबू, तो यहाँ पर होगा क्या लॉजिक जो होगा वो ध्यान से देखिएगा। 30 से 16 बनाएंगे कैसे, अगर हम ये जो 30 है ना, इस 30 को हम आधा कर दें, 2 से भाग कर दें और +1 कर दें, तो बिल्कुल 16 बन जाएगा। 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा, अब 15 में 1 जोड़ देंगे 16 बन जाएगा। सेम उसी प्रकार इस 12 जो है ना, इस 12 को हम क्या करेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे, आप प्लस का 12 नहीं 24 है मेरे दोस्त, कितना है 24 है, 12 नहीं है, यहाँ पर क्या है तो 24 है। इस 24 को हम 2 से भाग करेंगे और प्लस का 1 कर देंगे, तो 24 भागा 2 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ही पासे की 2 घुमाई गई स्थिति को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बाबू। एक ही पासे की 2 अलग अलग आकृति दी गई है, इसमें 4 के अपोजिट हमसे पूछा गया है, तो इस वाले में हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। 1 कॉमन ट्रिक कहता है यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है उसे लिख दो तुम ऊपर और नीचे। ठीक है, कॉमन के बाद हम क्या करते हैं, वो पहले आकृति में 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आ रहा है, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम लेते हैं, तो कॉमन के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे पहले आकृति में, तो 3 के बाद में क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। इस दूसरी आकृति में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 6 आएगा, और नंबर नहीं दिख रहा है 3 के सामने है, कौन नंबर नहीं दिख रहा,
1 से लेके जब 6 तक है तो यहाँ पर 5 आएगा। हमसे पूछा गया 4 का विपरीत। ऐसा करने से 1 कॉमन ट्रिक लगाने से यहाँ मालूम चल गया 1 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 3 है। लेकिन हमसे पूछा गया बाबू 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, 2 निकाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रकार पंजा का रिलेशन बिल्ली से है ठीक उसी प्रकार खुर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। बाबू हम सभी लोग जानते हैं कि बिल्ली के पैर में जो होता है पंजा होता है, उसी प्रकार घोड़ा के पैर में क्या होता है, खुर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। बाबू यहाँ पर हम सभी जानते हैं गाजर है, मूली है और आलू है। ये जो तीनों है ना, ये तीनों धरती के, ये तीनों मिट्टी के नीचे उगते हैं। ये तीनों मिट्टी के नीचे उगते हैं ना, बिल्कुल उगते हैं। जबकि पालक मिट्टी के ऊपर उगता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पालक सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। चलिए यहाँ पर बाबू एसीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। जैसे यूं से भी कैसे बना सकते हैं, +1 करके। भी से वाई कैसे बना सकते हैं, +3 करके। अच्छा, वाई से सी कैसे बना सकते हैं, +4 करके। और सी से एच कैसे बना सकते हैं, +5 करके। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, क्योंकि भी का क्रमांक 21 होता है, सॉरी यू का क्रमांक 21 होता है, भी का क्रमांक 22 होता है। तो कितना जोड़े, तो भी का क्रमांक 21 में कितना जोड़े कि 21 में कितना जोड़े कि बाबू जाके 22 बन जाए, +1। ये बात को आप लोग समझते। ऐसी पर पी से यू कैसे बना सकते हैं, +1। यू से टी कैसे बना सकते हैं, +3। टी से एक्स कैसे बना सकते हैं, +4। एक्स से सी कैसे बना सकते हैं, +5 करके। ठीक है, ये बात को जरूर समझे होंगे बाबू। यहाँ पर जे से के कैसे बना सकते हैं, +1। के से एन कैसे बना सकते हैं, प्लस का कितना, 3। एन से आर कैसे बना सकते हैं बाबू, प्लस का यहाँ एन का क्रमांक होता है 14, आर का होता है 18। तो 14 से 18 बना है +4 करके। 18 से बना है भी, यहाँ भी +4 किया गया है मेरे बाबू। 18 से भी, 18 का क्रमांक होता है आर पे 18 होता है, अभी होता है 22 पे, तो 18 से 22 बना +4 किया गया है। यहाँ देखो, जी से एच +1, एच से के +3, के से ओ +4, ओ से टी +5। कहने का मतलब बाबू ऑप्शन सी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऑप्शन में +1 +2 +3 +4 +5 किया गया है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में प्लस का भी 4 किया गया है, जबकि यहाँ पर +5 होनी चाहिए। सब में +5 है, यहाँ पे +4 है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी हो गया सही। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। बाबू लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें बाबू, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए बाबू, तो यहाँ पर हम सभी लोग आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, उस लॉजिक को तुम देखो। अगर बाबू इन दोनों को हम आपस में गुना करके बीच वाले नंबर को घटा दे तो 32 मिल जाता है। कैसे, इन दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 8। ठीक है, जो भी आएगा उसमें से बीच वाले नंबर को हम घटाएंगे, -8। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, माइनस का 8 करने से कितना, 32 मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाला नंबर बिल्कुल सही कहें आपने। उसी प्रकार इसमें 9 गुना कितना, 6, इसमें से घटा देंगे बीचे वाले नंबर इसको, बिल्कुल। तो 9 × 6 हो जाएगा कितना, 54, माइनस का 6, 54 में से 6 जाए कितना बचेगा बेटा, 48, जो कि 48 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार ये लॉजिक इसमें भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। 7 गुना कितना, 9,
बीच में 9 है तो 9 भी इसी में से घटाना पड़ेगा। तो 9 सत्य हो जाएगा कितना 63 और 63 माइनस 9 कितना हो जाएगा बाबू 54। 54 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है दोस्त, 12 ही मज़ेदार और आसान प्रश्न था बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मदर को QDGSNL लिखा जाता है तो SHEATH को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या क्या लॉजिक है पहले पहचानो। सबसे पहले बाबू यहाँ पर MOTHER जो मदर है ना, इसको लिखा जाता है किस प्रकार से, QD, उसके बाद में लिखा जाता है G, उसके बाद में S, उसके बाद में N, उसके बाद में L है। हमसे पूछा है SHEATH को कैसे लिखा जाएगा। ये बात को आप लोग समझिए बाबू। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या लॉजिक लग सकता है, उस लॉजिक को तुम पहचानो। जैसे M से हम Q तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन बाबू हम M से L बना सकते हैं। सबसे लास्ट, फर्स्ट से लास्ट बना सकते हैं। कैसे, फर्स्ट M का क्रमांक होता है 13, L का होता है 12, तो 13 से 12 बनाने के लिए -1 हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं O से N बना सकते हैं। कैसे, O से N बना सकते हैं कैसे, O का क्रमांक होता है 15, N का क्रमांक होता है 14, -1 करके। बिल्कुल। T से S बना सकते हैं हम कैसे, यहाँ भी -1 करके, क्योंकि T का क्रमांक 20 होता है, S का क्रमांक 19 होता है। H से हम G बना सकते हैं कैसे बाबू, H का क्रमांक 8 होता है, G का क्रमांक 7 होता है, -1 करके। E से हम D बना सकते हैं कैसे, -1 करके। अच्छा, R से बेटा हम Q बना सकते हैं -1 कर से। कहने का मतलब सभी लेटर में तो -1 किया गया है, लेकिन क्रॉस पैटर्न में नहीं, क्रॉस नहीं, रिवर्स पैटर्न में। -1 ए भी है, -1 -1 -1 -1 -1। एस जो है ई जाएगा सबसे लास्ट में, इसके बाद में जाएगा एच, इसके बाद में जाएगा ई, इसके बाद में जाएगा ए, इसके बाद में जाएगा टी, इधर आएगा एच। ये बात को आप लोग समझे, बिल्कुल समझे हैं भाई। यहाँ पर लॉजिक हम बिल्कुल समझे हैं। एस का क्रमांक होता है 19, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18, 18वां जो लेटर होता है वो आर होता है। ठीक है बाबू, जिस ऑप्शन में लास्ट में आर है वो हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही क्योंकि लास्ट में जेड है, ऑप्शन नंबर डी गलत क्योंकि लास्ट में टी है, ऑप्शन नंबर सी गलत क्योंकि लास्ट में जी है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है बाबू, एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे, हमें पूरा बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको सिखा देते हैं। एच में से 1 घटाएंगे, एच में से 1 घटाएंगे, एच का क्रमांक 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 7वां लेटर जी होता है। यहाँ ई का क्रमांक होता है 5, 5 में से 1 घटाएगा तो 4, चौथा लेटर डी होता है। ए का क्रमांक होता है 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 जो होता है वो जेड होता है। इसे 26 बोलो या 0 बोलो, बात है कहीं है। टी का क्रमांक होता है 20, 20 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 19, 19वां लेटर एस होता है। एच का क्रमांक होता है 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 7, 7वां लेटर जी होता है। तो GSZ DGR दिया गया है, लेकिन इतना पूरा बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी मेरे दोस्त। लास्ट लेटर को निकालने से तुम्हारा जब आंसर आ गया, पूरा हम क्यों बनाएंगे, काहे बनाएंगे, हम मूर्ख होंगे तभी तो बनाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन चैप्टर से लिया गया है बाबू। प्रश्न है अकबर की बहन का पति, अकबर की बहन का पति इब्राहिम का पिता है। चलो, यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात हो रही है बाबू। यहाँ पर जहाँ भी पुरुष होगा, हम आपको बताते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर में, पुरुष होगा उसको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। अगर जो महिला होगा उस महिला को हम सर्किल में बंद कर देंगे। और जो शादीशुदा होगा, जैसे कि ये पुरुष ये महिला जो शादीशुदा होगा, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस का सिंबल यूज करते हैं, जिससे मालूम चलता है ये दोनों शादीशुदा है। अगर प्लस आज जो बहन भाई होगा उसके लिए ऐसा वेन डायग्राम बनता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं ताकि मालूम चले कि ये शादीशुदा है। ठीक है, चलिए ये बात को आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर बोल रहा है अकबर की बहन, अकबर जो है, अकबर हो गए, अकबर की बहन, इसकी बनाने हैं बहन,
अकबर की बहन, ये बहन है तो फिक्स है कि इसको हम वृत्त में बंद करेंगे। अकबर मेल है कि फीमेल है इसको नहीं मालूम, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अकबर की बहन, इनका बना दो पतिदेव। इनका जो पतिदेव हैं, इनका जो पति है, अकबर का बहन का पति जो है, ये जानते हैं कौन है? इब्राहिम का पिता है। इनसे इनके नीचे आ जाएगा कौन? इब्राहिम। इब्राहिम, इब्राहिम के क्या है? पिता है। ये बात को समझ गए? तो हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया है बाबू, प्रश्न में क्या पूछा गया है? इब्राहिम अकबर से कैसे संबंधित है? जो इब्राहिम है वो अकबर से कैसे संबंधित है, यही तो बताना है बाबू। देखो यहाँ अकबर की ई है बहन, अब बहन के ए पति को अकबर का ये कौन हो जाएंगे? अकबर के ये हो जाएंगे जीजा। अच्छा, अकबर के जीजा जी के या तो इब्राहिम अगर बेटी है तो ये भांजी होगी, अगर बेटा है तो भांजा होगा। तो इसका ऑप्शन में तो भांजी दे ही नहीं रखा, इसीलिए फिक्स है कि जो इब्राहिम है ये बेटा है। इसका जो है ना ये क्या है? इब्राहिम क्या है? लड़का है, लड़का है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही, क्योंकि भांजा। अगर भांजी ऑप्शन दी गई होती तो हम भांजे टिक करते, क्योंकि इब्राहिम का लिंग मालूम ही नहीं है बाबू कि भांजा है कि भांजी है। हम इसके नाम के अकॉर्डिंग हम लिंग नहीं बता सकते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, विजेंद्र अपने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले डायरेक्शन का प्रश्न है बाबू। डायरेक्शन जब भी पेपर पे हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। हमारी 8 डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। हम सभी लोग अच्छे तरीक़ा से जानते हैं बाबू कि यहाँ पर उत्तर होता है बिल्कुल ऊपर में उत्तर हम बनाते हैं। जस्ट इसके नीचे क्या बनाते हैं? दक्षिण बनाते हैं। इसके दाहिने बगल में पूर्व बनाते हैं और इसके बाएं बगल में क्या बनाते हैं? पश्चिम बनाते हैं। ये बात को आप लोग समझते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये जो 4 उप दिशाएं जो होती है वो उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है, और दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर बाबू दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर और पश्चिम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसी डायरेक्शन का यूज करके हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। प्रश्न है, विजेंद्र अपने दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। विजेंद्र अपने दक्षिण पूर्व किधर होगी? इस साइड में। देख रहे हैं आप लोग, दक्षिण पूर्व इस साइड में होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पूर्व यही दिशा होगी, बिल्कुल 10 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमकर 10 मीटर चलता है। यहाँ से घड़ी के चलने की दिशा होती है बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन क्वेश्चन ही बोल दिया घड़ी के उल्टे दिशा में, दाहिने से बाएं की तरफ चलना है, ठीक है। और 90 डिग्री पर मुड़ना है। 90 डिग्री का मतलब होता है दायां या फिर बायां। कितना? 10 किलोमीटर चलना है। अच्छा, एक बात और बताते हैं बाबू, जैसे ही ये हमको बोला 90 डिग्री घूमने के लिए, 90 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घूमना है, तो जस्ट ये चला जाएगा। जानते हैं यहाँ पे पहले था 90 डिग्री घड़ी के उल्टे में घूमने का मतलब होता है बायां, और 90 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमने का मतलब होता है दायां। तो 90 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में जब कोई व्यक्ति यहाँ पर था तो यहाँ से जैसे ही मुड़ेगा वो यहाँ पर 90 डिग्री चल जाएगा इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा होती है? यहाँ से वो 90 डिग्री पर मुड़ता है, ऐसे जाता है, कितना? 10 किलोमीटर। और 90 डिग्री पर मुड़ने का मतलब होता है घड़ी के उल्टे दिशा में, और घड़ी के चलने के दिशा में 90 डिग्री मुड़ेगा तो दक्षिणावर्त हो जाएगा। और फिर वह घड़ी के दिशा में 90 डिग्री मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, फिर से वह व्यक्ति जो है 90 डिग्री घड़ी के चलने के दिशा में घूमेगा, तो फिर से वो घूम जाएगा किधर? फिर से वो घूम जाएगा किधर बाबू? जब कोई व्यक्ति यहाँ है तो यहाँ से 90 डिग्री इस डायरेक्शन में घूमेगा, फिर से वो किस दिशा में घूमेगा? इस दिशा में घूमेगा। और कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में है? ये बताइए बाबू, ये बताइए। पहले वो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था और व्यक्ति यहाँ पर है, अभी यहाँ से वो किस दिशा में है? देखो तो यहाँ से कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी है सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पर क्या भरा जाएगा यही तो बताना है बाबू। सबसे पहले देखो एक लाइन यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और जब सभी कोना पे ऐसे कटा हुआ है तो ऐसे यहाँ पर भी कटेगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है कोना पे कटा हुआ गलत, यहाँ पर तो है सभी में। अच्छा, ये लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ये लाइन इस पर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बाबू देख रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर बचा क्या, ऑप्शन नंबर बचा हमारा डी और ऑप्शन नंबर बचा हमारा ए। ठीक है, इन दोनों में सही सही बेन आरेख बताना है जो क्या बनेगा। तो बाबू देखो यहाँ पर देख रहे हैं जो ई वाला लाइन आई वाला लाइन सीधे है, एक जैसा है। आई वाला लाइन यहाँ पर तो सर्किल बनेगा लेकिन ई पट में रहेगा, तो पट में रहेगा तो कभी ऐसा इसमें लाइन हो ही नहीं सकता, इसीलिए डी गलत। कुल मिला के हमारा ऑप्शन ये हो गया सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जरूर समझे होंगे दोस्त। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये आकृति बना हुआ है, इसका दर्पण में बने सही प्रतिबिंब बताना है। बाबू आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ हम कि दर्पण में जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है। इन तीनों का हमें बनाना है क्या, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन तीनों का बनाना है हमें दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण से नज़दीक ये सर्किल है तो सर्किल बनेगा, दर्पण से दूर त्रिभुज है तो त्रिभुज बनेगा, और दर्पण से सबसे दूर में चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बनेगा। इसका जो आकृति है इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से ही बन जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में जो चीज़ जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता है। चलिए, और दर्पण चीज़ में एक और ख़ास बात होती है कि इसमें दायां और बायां, हम दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है, ऊपर और नीचे सेम होता है। इस लॉजिक को भी इसमें लगाना मेरे दोस्त। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो एक सिंदूक जैसा बना हुआ है इस प्रकार, इसमें जो ये वृत्त है दर्पण से नज़दीक है तो नज़दीक ही बनेगा, ऐसे ऐसे। जिस ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है वो ऑप्शन ही गलत होगा। अच्छा, जो ऊपर नीचे ऊपर त्रिभुज बना हुआ है तो ऊपर त्रिभुज ही रहेगा, ऊपर त्रिभुज ही रहेगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो बाबू, ऊपर में यहाँ पर नहीं बना है इसीलिए ऑप्शन बी गलत, ऊपर में नहीं बना है त्रिभुज इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में इस लाइन पे बनना चाहिए सर्किल, तो इस लाइन पे नहीं है इसीलिए ऑप्शन ए गलत। कुल मिला के ऑप्शन हो गया सी हमारा सही। तो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं बाबू ऐसे एग्जामों में। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार और आसान प्रश्न है बाबू। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। जैसे कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है बाबू। अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल को हटा दें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। 12 वाला त्रिभुज एक ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 वाला त्रिभुज। और छोटे वाले त्रिभुज को जैसे ही हटा देंगे छोटा वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे ही ना बनेगा, बिल्कुल छोटा वाला त्रिभुज हमारा ऐसे बनेगा। यहाँ पर क्या किया गया, 12 वाला त्रिभुज में ये छोटे वाले को उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है, यही तो किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग हटा के काउंट करते हैं। ये बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज है कितना, 1 2 3 त्रिभुज। तो ये छोटा वाला हो गया। और जैसे ही एक ये 12 वाला त्रिभुज मिला, अब कितना त्रिभुज हो गया, टोटल 4 त्रिभुज हो गया। इसमें टोटल कितना हो गया त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गया। अच्छा, अब इसमें काउंट करो, 1 2 3 त्रिभुज ई हो गया, और एक ई पूरा 12 वाला, इसमें भी कितना त्रिभुज हो गया मेरे दोस्त, इसमें भी 4 त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या इन दोनों को जब इस पर हमने रखा क्या कोई और नए ट्रायंगल बना, क्या कोई और नए ट्रायंगल का निर्माण हुआ। मेरे दोस्त
बिल्कुल नए ट्रायंगल का निर्माण नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, 4 इसमें से 4 इसमें से, टोटल कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस वाले आकृति में जो टोटल त्रिभुज है मेरे सोना कितना है, 8 है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे। चलिए दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।